देओल परिवार के दिलों के पीछे छुपा सच क्या है? धर्मेंद्र के चले जाने के बाद पूरे परिवार में जो टूटन आई, वह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की अनकही हकीकत है। हेमा मालिनी की भावुक आवाज, सनी देओल की आंखों में छुपा दर्द और परिवार के बीच जो दूरी बन गई थी, उसके पीछे क्या सच था? क्या सच में सनी और बॉबी ने अपनी सौतेली बहनों से दूरी बनाई रखी थी? क्या हेमा मालिनी ने अपने भीतर अकेलेपन को झेला? और आखिरकार क्या सनी देओल ने अपने पिता का सबसे बड़ा फर्ज निभाकर परिवार को फिर से एक किया? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन पल पल की कहानी जो कभी कैमरे में नहीं आई, उन अनसुनी भावनाओं और छुपे हुए राजों को जो देओल परिवार के हर सदस्य के दिल में बसे हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर मोड़ पर खुलेंगे नए राज, परिवार के छिपे रिश्तों की असली कहानी और बॉलीवुड के इस सुपरस्टार परिवार की सच्चाई। दोस्तों, बॉलीवुड की कहानी में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि दिलों पर और गहरी छप जाती हैं। 24 नवंबर का वह दर्दनाक दिन जब हमने अपने सबके चहेते धर्मेंद्र जी को हमेशा के लिए खो दिया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ सिल्वर स्क्रीन का सितारा नहीं था, बल्कि करोड़ों दिलों में बसने वाला सादा, नेक और मोहब्बत से भरा इंसान था। लेकिन इस गम के ठीक एक हफ्ते बाद की वह रात और भी ज्यादा रहस्यमयी थी। मुंबई की वही सड़कें जो रोज सितारों की रोशनी से चमकती रहती हैं, उस रात अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थीं, जैसे पूरा शहर किसी अनकहे राज का बोझ अपने सीने में दबाए खड़ा हो। घड़ी की सुइयां चुपचाप आगे बढ़ रही थीं और तभी एक काली एसयूवी बेहद आहिस्ता से अद्वैत के मेन गेट के सामने आकर रुकी। गेट खुला, गाड़ी का दरवाजा खुला और जो शख्स बाहर उतरा, उसे देखते ही वहां तैनात गार्ड कुछ पल के लिए जड़ हो गए। वह कोई और नहीं बल्कि धर्मेंद्र जी के बड़े बेटे, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन सनी देओल थे। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये वह लम्हा था जिसका इंतजार शायद दशकों से किया जा रहा था, या जिससे दशकों तक बचा जाता रहा। जरा सोचिए, वही घर जिसकी दहलीज पर सनी देओल ने कभी कदम नहीं रखा था, वही दरवाजा जिसके नाम पर रिश्तों में हमेशा एक खामोश फासला बना रहा, वही अनकहे रिश्ते जिन पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। उसी रात वही सनी देओल उस घर के सामने खड़े थे। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी मजबूरी उन्हें वहां खींच लाई? क्या वाकई पिता के जाने के बाद जमे हुए रिश्तों की बर्फ पिघलने लगी थी, या फिर यह किसी आने वाले तूफान की आहट थी? इस पूरी कहानी की परतें खोलने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, उस दर्द में, उस सन्नाटे में जो धर्मेंद्र जी के जाने के बाद पूरे देओल परिवार पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा था। वह मनहूस पल जब ब्रीच कैंडी अस्पताल से खबर आई कि हमारे अपने धर्मपाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा देश शोक में डूब गया, चाहने वालों की आंखें भर आईं और सोशल मीडिया से लेकर सिनेमा गलियारों तक सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। धर्मेंद्र जी चले गए, लेकिन इस मातम के बीच एक और सवाल धीरे धीरे हर जहन में उभरने लगा। अब देओल परिवार का भविष्य क्या होगा? क्या प्रकाश कौर का परिवार और हेमा मालिनी का परिवार एक छत के नीचे एक रिश्ते में कभी साथ आ पाएगा, या फिर धर्मेंद्र जी के जाने के बाद ये दूरियां और भी गहरी हो जाएंगी? और शुरुआत में हालात ऐसे लग रहे थे मानो सच में रिश्तों के बीच की दूरियां और गहरी हो चुकी हों। जब प्रार्थना सभा की तस्वीरें सामने आईं, तो उन्हें देखने वाला हर शख्स यही सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर देओल परिवार के भीतर चल क्या रहा है। ताज लैंड्स होटल में सनी देओल और बॉबी देओल की ओर से एक भव्य प्रेयर मीट आयोजित की गई थी। पूरा बॉलीवुड वहां मौजूद था, हर चेहरा गम से बुझा हुआ था। माहौल किसी उजड़े हुए घर जैसा था, जहां शब्द नहीं, सिर्फ आंसू बोल रहे थे। सोनू निगम जब धर्मेंद्र जी के गीत गा रहे थे, तो सनी और बॉबी किसी मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन उसी भीड़ में एक बात सबसे ज्यादा खटक रही थी। वहां न तो हेमा मालिनी थी, न ईशा देओल और न ही अहाना देओल। उनकी गैर मौजूदगी ने लोगों की सोच को और तेज कर दिया और अफवाहों को पंख लग गए। इसी दौरान, ठीक उसी वक्त, जुहू में स्थित हेमा मालिनी के बंगले अद्वैत में बिल्कुल अलग सदृश्य था। वहां न मीडिया की भीड़ थी, न कैमरों की चमक दमक, सिर्फ भजनों की शांत धुन, दियों की हल्की रोशनी और दर्द में डूबा हुआ एक सादा खामोश घर। हेमा जी ने अपने निवास पर एक निजी भजन संध्या रखी थी। वहां कुछ चुनिंदा लोग मौजूद थे, जिनमें गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा भी शामिल थीं। जब वह बाहर आईं, तो उन्होंने बस इतना कहा कि हेमा जी रो रो कर बिल्कुल टूट चुकी थीं, खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। यह बयान आग में घी का काम कर गया। लोग कहने लगे, देखो, पिता के जाने के बाद बेटे ने सौतेली मां तक की खबर नहीं ली। सोशल मीडिया पर कहानियां बनने लगीं कि अब संपत्ति को लेकर बड़ा टकराव होगा, कि देओल परिवार में अब महाभारत शुरू होने वाली है। लेकिन फिर आई 1 दिसंबर की वह रात, जिसने इन तमाम अफवाहों को एक ही झटके में खामोश कर दिया। बिना किसी शोर शराबे के, बिना मीडिया को खबर दिए, सनी देओल खुद हेमा मालिनी के घर पहुंचे। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक गहरा और साफ संदेश था। दशकों से चली आ रही उस दूरी का, उस खामोशी का अंत। सनी देओल वहां किसी जायदाद के लिए नहीं गए थे, बल्कि उस जिम्मेदारी को निभाने पहुंचे थे जो उनके पिता धर्मेंद्र जी अपने पीछे उनके कंधों पर छोड़ गए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सनी देओल की गाड़ी में भरत तख्तानी भी मौजूद थे। जी हाँ, वही भरत तख्तानी जो ईशा देओल के पूर्व पति हैं और जिनका रिश्ता अब कानूनी तौर पर खत्म हो चुका है। जरा सोचिए, जिस दामाद का रिश्ता कागजों पर टूट चुका है,
वही शख्स इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा नजर आया। ये साबित करता है कि देओल परिवार के रिश्ते सिर्फ दस्तावेजों के सहारे नहीं चलते। भरत तख्तानी का वहां होना और सनी का उन्हें साथ लेकर जाना ये साफ दिखाता है कि सनी देओल आज भी ईशा के बड़े भाई और रक्षक की भूमिका में हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, सूत्रों की माने तो यह मुलाकात बेहद भावुक थी। घर के अंदर का माहौल गम से भरा हुआ था। अद्वैत का वही बड़ा डांस हॉल जहां हेमा जी कभी रियाज किया करती थीं, जहां दीवारों पर रजिया सुल्तान के द्वार की तस्वीरें और धर्मेंद्र हेमा की बड़ी बड़ी यादें सजी हैं, उसी जगह सनी देओल ने अपनी सौतेली मां और बहनों के आंसू पोंछे। कहा जा रहा है कि सनी ने साफ शब्दों में यह जता दिया कि अब परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है और अब किसी को भी खुद को अकेला महसूस करने की जरूरत नहीं है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, करोड़ों की संपत्ति। धर्मेंद्र जी अपने पीछे एक बहुत बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं और इसी से जुड़ा हर सवाल अब लोगों के जहन में हलचल मचा रहा है। जुहू के 2 शाही बंगले, लोनावला में 100 एकड़ में फैला विशाल फार्म हाउस, विंटेज कारों का कीमती कलेक्शन, रेस्टोरेंट और कई बिजनेस जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है। इन्हीं सबको लेकर बाजार में तरह तरह की बातें उड़ने लगी थीं। कहा जा रहा था कि सनी देओल और बॉबी देओल अपनी सौतेली बहनों को संपत्ति से दूर कर देंगे। कुछ लोग तो यह तक कहने लगे कि चूंकि धर्मेंद्र जी ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को कभी तलाक नहीं दिया, इसलिए कानूनी रूप से हेमा मालिनी और उनकी बेटियों का हक कमजोर पड़ सकता है। लेकिन सच्चाई इन अफवाहों से बिल्कुल उलट निकली। देओल परिवार के बेहद करीबी सूत्रों ने साफ किया है कि यह सारी बातें महज कल्पनाएं थीं। सनी देओल का दिल अपने पिता की तरह ही बेहद बड़ा है। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि न कोई तमाशा होगा, न अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ईशा देओल और अहाना देओल को उनका पूरा अधिकार मिलेगा, वह भी पूरे सम्मान के साथ। सनी ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए दौलत से ज्यादा अहमियत पिता की इज्जत और परिवार की एकता की है। इस पूरी संपत्ति की कहानी में एक ऐसा मोड़ भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। धर्मेंद्र जी के पास एक ऐसी जायदाद थी जिसे उन्होंने अपने किसी भी बच्चे, न सनी, न बॉबी, न ईशा और न ही अहाना के नाम नहीं किया। लुधियाना के डांगो गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन और घर, जिसकी कीमत आज करोड़ों में पहुंच चुकी है, उन्होंने अपने भतीजे बूटा सिंह को दान कर दी थी। इसकी वजह बेहद साधारण और गहरी थी। धर्मेंद्र जी जानते थे कि उनके बच्चे मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में रच बस चुके हैं। गांव की मिट्टी, वह घर और वह जमीन उनकी रोजमर्रा की दुनिया का हिस्सा नहीं रह गए थे। इसलिए उन्होंने वही फैसला लिया जो सबसे ज्यादा सही था। उस विरासत का हक उसी को दिया जो वहां रहता था, जो उसकी देखभाल करता था और जो उस जमीन से सच में जुड़ा हुआ था। यह फैसला इस बात को भी उजागर करता है कि धर्मपाजी कितने दूरदर्शी और जमीन से जुड़े इंसान थे। उन्होंने भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी से सोचा। आज यह किस्सा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह दिखाता है कि देओल परिवार में संपत्ति को लेकर वह लालच नहीं है जिसकी उम्मीद बाहर की दुनिया लगाए बैठी थी। अब अगर सनी देओल और हेमा मालिनी के रिश्तों के इतिहास पर नजर डालें तो कहानी और भी गहरी हो जाती है। भारतीय सिनेमा का 1970 का दशक एक ऐसा दौर था जब बदलाव की आहट हर तरफ सुनाई देती थी। एक ओर राजेश खन्ना का जादू धीरे धीरे ढलान पर था, तो दूसरी ओर पंजाब के एक छोटे से गांव से निकला एक मजबूत देसी गबरू, जिसे दुनिया बाद में ही मैन के नाम से जानने लगी, बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहा था। धर्मेंद्र सिंह देओल महज एक अभिनेता नहीं थे, वे मर्दानगी, सादगी और ठहराव की मिसाल थे। उनकी मासूम मुस्कान, मजबूत कद काठी और देसी अंदाज ने करोड़ों दिल जीत लिए थे। और उसी दौर में उनका दिल उस समय की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की ओर खिंच गया। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम प्रसंग की नहीं थी, बल्कि समाज के बनाए नियमों को चुनौती देने की कहानी थी। एक पहले से बसे परिवार के बावजूद दूसरे प्यार को अपनाने का साहस। जब धर्मेंद्र मुंबई आए थे तब वे पहले से शादीशुदा थे और यहीं से इस रिश्ते की सबसे जटिल और भावनात्मक कहानी शुरू होती है। महज 19 वर्ष की उम्र में धर्मेंद्र का विवाह प्रकाश कौर से हो चुका था और वे 4 संतानों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के पिता बन चुके थे। प्रकाश कौर स्वभाव से बेहद सादा और पारिवारिक थीं, जिन्होंने कभी अपने पति की स्टार छवि और शोहरत को घर की शांति के बीच दीवार नहीं बनने दिया। मगर फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और रंगीन माहौल में भावनाओं का डगमगाना शायद अपरिहार्य था और यहीं से उस प्रेम अध्याय की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पूरे बॉलीवुड की कहानी ही बदल दी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली भेंट फिल्म तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई, उस दौर में जब हेमा मालिनी इंडस्ट्री की शीर्ष अभिनेत्रियों में गिनी जा चुकी थीं और उनकी सुंदरता व गरिमा के चर्चे हर ओर थे। दूसरी तरफ धर्मेंद्र, जो अपनी सादगी, बेफिक्र हंसी और देसी अंदाज के लिए पहचाने जाते थे, हेमा के संयमित स्वभाव, उनकी विनम्रता और शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनके समर्पण से भीतर तक प्रभावित हो गए। पर्दे पर उनकी जोड़ी ने दर्शकों के दिलों में आग लगा दी, लेकिन निजी जीवन में यह आकर्षण और भी तेजी से गहराने लगा। हेमा मालिनी इस सच्चाई से भली भांति परिचित थीं कि धर्मेंद्र पहले से विवाहित हैं
और किसी की दूसरी पत्नी बनना उनके संस्कारों के बिल्कुल विपरीत था। उनकी मां जया चक्रवर्ती, जो बेटी के करियर और निजी फैसलों पर पैनी नजर रखती थीं, इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं। उन्हें डर था कि किसी शादीशुदा पुरुष से जुड़ाव हेमा की जिंदगी और करियर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण उन्होंने हेमा के लिए वैकल्पिक रिश्तों की तलाश शुरू कर दी। इसी मोड़ पर कहानी में प्रवेश हुआ संजीव कुमार का, जो उस समय के सबसे संजीदा और प्रतिभाशाली अभिनेताओं में गिने जाते थे। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को हेमा मालिनी से गहरा लगाव हो गया और उन्होंने औपचारिक रूप से अपने माता पिता को हेमा के घर रिश्ता लेकर भेजा। यह प्रस्ताव हेमा की मां को पसंद भी आया, क्योंकि संजीव कुमार अविवाहित थे और सामाजिक दृष्टि से उन्हें उपयुक्त माना जा रहा था। लेकिन किस्मत ने अलग राह चुनी। कहा जाता है कि संजीव कुमार का परिवार ऐसी बहू चाहता था जो विवाह के बाद फिल्मों से दूरी बना ले और घर परिवार को प्राथमिकता दे, जो अपने करियर के शिखर पर खड़ी हेमा को स्वीकार्य नहीं था। इसके अलावा हेमा का दिल पहले ही धर्मेंद्र की ओर झुक चुका था। यह अस्वीकृति संजीव कुमार के लिए इतनी गहरी चोट बनी कि उन्होंने जीवन भर विवाह न करने का निर्णय ले लिया। कहानी का असली मोड़ तब आया जब जया चक्रवर्ती ने हेमा को धर्मेंद्र से दूर रखने के इरादे से जंपिंग जैक जितेंद्र को आगे किया। हेमा और जितेंद्र अच्छे मित्र थे और वारिस जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके थे। उस समय जितेंद्र अपनी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी, के साथ रिश्ते में थे। लेकिन पारिवारिक दबाव और हेमा जैसी सुपरस्टार से विवाह का आकर्षण उन्हें इस प्रस्ताव के लिए राजी कर गया। इसके बाद जो शादी का नाटक रचा गया वह बॉलीवुड इतिहास के सबसे बड़े वैवाहिक रहस्यों में दर्ज हो गया, क्योंकि हेमा के माता पिता किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि धर्मेंद्र को इस संभावित विवाह की भनक तक लगे। इसी वजह से यह फैसला लिया गया कि विवाह मुंबई में नहीं बल्कि चेन्नई, जिसे उस दौर में मद्रास कहा जाता था, में पूरी तरह गोपनीय तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। परिवार के सदस्य पहले ही चेन्नई पहुंच चुके थे और हेमा मालिनी भी भारी मन से इस निर्णय के लिए खुद को तैयार कर चुकी थीं। मगर कहा जाता है कि इश्क और खुशबू चाहे जितनी छुपाने की कोशिश की जाए, आखिरकार फैल ही जाती है। किसी तरह यह खबर बाहर आ गई और सीधे धर्मेंद्र तक जा पहुंची। जैसे ही उन्हें इस प्रस्तावित शादी की जानकारी मिली, वे भीतर से टूट गए और गुस्से से भर उठे। उन्हें यह अच्छी तरह एहसास था कि अगर हेमा का विवाह जितेंद्र से हो गया तो वह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। बिना एक पल गंवाए धर्मेंद्र ने चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा सिप्पी भी थीं, क्योंकि वे जानते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की सबसे बड़ी ताकत वही बन सकती है। चेन्नई पहुंचते ही हालात किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं थे। चर्चाओं के मुताबिक जब धर्मेंद्र हेमा के घर पहुंचे तो वे बेहद भावुक थे और हल्के नशे की हालत में भी बताए जाते हैं। जैसे ही हेमा के पिता V.S. रामानुजम चक्रवर्ती ने दरवाजे पर उन्हें देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने तीखे शब्दों में सवाल किया कि तुम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों उलझा रहे हो? तुम पहले से शादीशुदा हो और मेरी बेटी से कभी शादी नहीं कर सकते। गुस्से में उन्होंने धर्मेंद्र को बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन प्रेम में डूबे धर्मेंद्र टस से मस नहीं हुए। वे लगातार विनती करते रहे कि उन्हें बस एक बार हेमा से अकेले में बात करने का मौका दे दिया जाए। घर के भीतर एक कमरे में पहुंचते ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए उनसे गुहार लगाने लगे कि वे यह कदम न उठाएं, क्योंकि इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उधर बाहर शोभा सिप्पी ने जितेंद्र और उनके परिवार के सामने जमकर हंगामा कर दिया, जिससे हालात और भी बिगड़ गए और पूरा माहौल टूटने के कगार पर पहुंच गया। अंततः हेमा का दिल पिघल गया। वे बाहर आईं और विवाह को लेकर कुछ दिनों का समय मांग लिया। यह सुनते ही जितेंद्र और उनका परिवार खुद को अपमानित महसूस करते हुए वहां से लौट गया। उसी दिन यह स्पष्ट हो गया कि हेमा मालिनी का मन सिर्फ धर्मेंद्र के लिए है, भले ही इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। जितेंद्र का अध्याय वहीं समाप्त हो गया, मगर धर्मेंद्र और हेमा के लिए आगे की राह और भी कठिन साबित होने वाली थी। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने साफ शब्दों में कह दिया कि वे किसी भी सूरत में तलाक नहीं देंगी, क्योंकि वे अपने बच्चों सनी, बॉबी, विजेता और अजीता के भविष्य और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं करना चाहती थीं। उस समय हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना कानूनन अपराध था। ऐसे हालात में धर्मेंद्र और हेमा ने वह रास्ता चुना जो आज भी विवादों में घिरा हुआ है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और आउटलुक मैगजीन में प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया ताकि वे आपस में निकाह कर सकें। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान रखा, जबकि हेमा मालिनी का नाम आयशा ब्यारा चक्रवर्ती दर्ज किया गया। अगस्त 1979 में दोनों का यह निकाह बेहद गुपचुप तरीके से हुआ, जिसमें मेहर की रकम 1,11,000 रुपये तय की गई थी। इसके बाद समाज और दुनिया के सामने अपनी शादी को स्वीकार्य दिखाने के लिए दोनों ने 1980 में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार भी विवाह किया। धर्मेंद्र ने हमेशा सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात से इनकार किया, लेकिन जब दस्तावेज सामने आए तो यह राज किसी बंद किताब की तरह नहीं रहा, बल्कि सबके सामने खुल गया।
शादी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी दो साफ हिस्सों में बंट गई। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां ईशा और अहाना। हेमा मालिनी ने विवाह तो कर लिया, लेकिन वे कभी धर्मेंद्र के पहले घर का हिस्सा नहीं बनी। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई और उसी में सीमित रहीं। एक इंटरव्यू में हेमा ने खुद बताया था कि धर्मेंद्र अक्सर रात के वक्त अपने पहले परिवार के पास चले जाते थे और कई रातें उन्हें अकेलेपन में गुजारनी पड़ती थीं। वे अपनी बेटियों से यही कहती थीं कि पापा शूटिंग पर गए हैं, ताकि बच्चों के दिल में पिता को लेकर कोई कड़वाहट न पनपे। हेमा मालिनी ने कभी प्रकाश कौर के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं कहा। उन्होंने न तो पहले घर को तोड़ने की कोशिश की और न ही कभी अपनी हदें लांघी। दूसरी ओर प्रकाश कौर ने भी असाधारण संयम और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने कभी मीडिया में धर्मेंद्र की आलोचना नहीं की। उस दौर में खबरें जरूर आईं कि सनी देओल इस शादी से बेहद नाराज थे और अंदर ही अंदर उबल रहे थे, लेकिन यहाँ सबसे अहम भूमिका उनकी मां प्रकाश कौर ने निभाई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, कभी पिता के खिलाफ जहर नहीं भरा और परिवार को बिखरने से बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद उठाई। इसके बावजूद दिलों में एक टीस बनी रही, एक अनकही दूरी कायम रही। ईशा देओल ने अपनी किताब में खुद लिखा कि उन्हें कभी पापा के दूसरे घर यानी सनी भैया के घर जाने की इजाजत नहीं थी। मुंबई में दोनों परिवार एक दूसरे के बेहद करीब रहते थे, लेकिन दिलों की दूरियां कई किलोमीटर लंबी थीं। सालों तक यह रिश्ता इसी अजीब और दर्द भरे ढांचे में चलता रहा। सनी और बॉबी देओल, जो अपनी मां प्रकाश कौर के बेहद करीब थे, उन्होंने हेमा मालिनी और उनकी बेटियों से हमेशा दूरी बनाए रखी। यह दूरी इतनी गहरी थी कि जब ईशा और अहाना की शादियां हुईं, तब उनके सगे भाई सनी और बॉबी देओल वहां मौजूद नहीं थे। दुनिया ने सवाल उठाए, कयास लगाए, लेकिन देओल परिवार ने खामोशी ओढ़े रखी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह जमी हुई बर्फ कभी पिघलेगी, मगर वक्त हर जख्म पर मरहम रख ही देता है। 2015 में इस दीवार में पहली दरार पड़ी जब धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल बीमार पड़े। ईशा अपने चाचा से मिलने जाना चाहती थी और उसी वक्त पहल सनी देओल ने की। उन्होंने ईशा को पिछले दरवाजे से घर के अंदर बुलाया। वही पहला मौका था जब ईशा ने अपनी सौतेली मां प्रकाश कौर के पैर छुए थे। इसके बाद 2023 में जब गदर 2 रिलीज हुई तो दुनिया ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे किसी चमत्कार से कम नहीं कहा जा सकता। ईशा देओल ने अपने भाई सनी की फिल्म की स्क्रीनिंग रखी और उसी मौके पर सनी, बॉबी, ईशा और अहाना चारों एक साथ एक ही तस्वीर में नजर आए। उस एक तस्वीर ने यह साबित कर दिया कि सालों पुरानी कड़वाहट अब अतीत बन चुकी है। सनी देओल ने उस समय कहा था कि ये मेरी बहनें हैं और आज इस 1 दिसंबर की मुलाकात ने उस सच पर एक पक्की मोहर लगा दी है। कल्पना कीजिए उस रात का माहौल कैसा रहा होगा। हेमा मालिनी, जो हमेशा अपनी मजबूती और आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती हैं और जिन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, उस समय भीतर से शायद बेहद अकेली महसूस कर रही थीं। ऐसे में सनी देओल का उनके घर पहुंचना, उनके पास बैठना और उनके लिए मौजूद रहना, यही कहना था कि मैं हूं मां। भले ही सनी ने यह शब्द सीधे तौर पर न कहे हों, उनकी उपस्थिति ने सब कुछ बयान कर दिया। उस रात सनी ने सिर्फ बेटे का फर्ज नहीं निभाया, बल्कि समाज को भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि रिश्ते केवल खून से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। उन्होंने उन सभी आलोचकों को चुप करा दिया जो सोचते थे कि धर्मेंद्र के जाने के बाद यह परिवार टूट जाएगा। टूटना तो दूर, यह परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ दिखाई दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस रात मुलाकात लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी देर सनी वहां रहे, माहौल अपनापन और स्नेह से भरा रहा। घर के अंदर ईशा और अहाना ने अपने बड़े भाई का आदर और सम्मान करते हुए स्वागत किया। भरत तख्तानी, जो परिवार के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, वह भी वहां स्तंभ की तरह मौजूद थे। यह दृश्य अपने आप में एक सुकून देने वाला था कि तलाक या कानूनी जटिलताओं के बावजूद रिश्तों की मर्यादा कैसे निभाई जा सकती है। सनी देओल, जो फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और ताकतवर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, असल जिंदगी में दिल के बेहद संवेदनशील और दयालु इंसान हैं। उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र की उस इच्छा को पूरा किया जो शायद वे स्वयं पूरी तरह से नहीं कर पाए, दोनों परिवारों को एक ही छत के नीचे लाना। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे जानना जरूरी है। हेमा मालिनी ने एक फिल्म मेकर को बताया था कि धर्मेंद्र के अंतिम दिन बहुत कठिन और दर्द भरे थे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ा में थे, लेकिन कभी किसी को अपनी कमजोरी या दर्द का एहसास नहीं होने दिया। उनका उद्देश्य था कि दुनिया उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए जिंदा दिल हीरो के रूप में याद रखे। यही वजह थी कि उनका अंतिम संस्कार बहुत निजी और सीमित लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कई फैंस नाराज थे क्योंकि उन्हें अपने हीरो का अंतिम दर्शन करना था, लेकिन परिवार ने उनकी नाराजगी को सहते हुए धर्मेंद्र की अंतिम इच्छा का सम्मान किया। उस समय सनी देओल खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मीडिया ने उनकी निजता में दखल देने की कोशिश की तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। आपने वह वीडियो देखा ही होगा जिसमें सनी पापाराजी पर चिल्लाते हुए कह रहे थे, शर्म नहीं आती आप लोगों को। यह गुस्सा केवल एक बेटे का था जो पिता को खोने के दर्द और मीडिया की असंवेदनशीलता के बीच फंसा हुआ था। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो समझ आता है कि धर्मेंद्र ने अपनी वसीयत और जायदाद से भी ज्यादा कीमती चीज छोड़ी है,
संस्कार और परिवार की एकता। अब सवाल यह उठता है कि 450 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा और इसका सही उपयोग कैसे किया जाएगा। यह अब इतना बड़ा सवाल नहीं रह गया है, क्योंकि जिस परिवार में इतना प्रेम, सम्मान और आपसी समझदारी हो, वहां बंटवारा केवल कागजों से नहीं बल्कि दिलों की रजामंदी से तय होता है। लोनावाला का वह फार्म हाउस जिसे धर्मेंद्र ने अपनी मेहनत और लगन से संजोया था, जहां वे खेतों में काम करते, भैंसों और घोड़ों के साथ समय बिताते, अब उनकी यादों का एक मंदिर बन जाएगा। सनी और बॉबी, जो अब इस विरासत के संरक्षक हैं, ने साफ कर दिया है कि इस जायदाद पर उनकी बहनों का उतना ही हक है जितना उनका। यह पूरी घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है और पुरानी रंजिशें, गिले शिकवे मृत्यु के सामने बहुत छोटी चीजें लगती हैं। 4 दशक पुरानी दूरी को पाटने के लिए सनी देओल को सिर्फ एक कदम उठाना पड़ा, हेमा मालिनी के घर जाने का कदम, और यही एक कदम ने पुरानी तलखियों और फासलों को मिटा दिया। हो सकता है आने वाले समय में हम देखें कि किसी त्योहार, शादी या किसी पारिवारिक मौके पर पूरा देओल परिवार एक साथ नजर आए। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी शायद आमने सामने न आए, क्योंकि दोनों ने अपनी मर्यादा और सम्मान की दूरी बनाए रखी है, लेकिन उनके बच्चे अब एकजुट हैं। सनी देओल ने अपने पिता की जगह संभाल ली है। अब वे देओल खानदान के नए वटवृक्ष हैं, जिनकी छांव में ईशा और अहाना उतनी ही सुरक्षित हैं जितने उनके छोटे भाई करण और राजवीर। बॉलीवुड की गॉसिप गलियारियों में अक्सर परिवार टूटते हुए दिखाई देते हैं, जायदाद के लिए लड़ाई होती है और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन देओल परिवार की यह कहानी अपवाद और उम्मीद की मिसाल है। दिसंबर की वह रात इसलिए इतिहास में दर्ज होगी क्योंकि उस रात एक बेटे ने पुराने वादों और दूरी को तोड़कर नए रिश्तों की नींव रखी। उस रात सनी देओल सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि असली हीरो बनकर उभरे। उन्होंने साबित किया कि वे केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अपने पिता धर्मेंद्र की परछाई हैं, नरम दिल, भावुक और परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले। तो दोस्तों, ये थी उस रात की पूरी सच्चाई। न कोई झगड़ा, न कोई क्लेश, बस आंसू, यादें और एक नई शुरुआत। सनी देओल का हेमा मालिनी के घर जाना अचानक लिया गया कदम नहीं था, यह परिवार के एकजुट होने और प्रेम की जीत का प्रतीक था। 450 करोड़ की संपत्ति समय के साथ आती जाती रहेगी, लेकिन उस रात सनी ने जो पाया वह किसी पुरस्कार, शोहरत या दौलत से कहीं अधिक कीमती था। अपनी बहनों का स्नेह और अपनी सौतेली मां हेमा मालिनी का आशीर्वाद। यह रिश्ता पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यह वही असली विरासत है जो इंसान अपने कर्मों और सोच से कमाता है। अब सवाल यह है, क्या सनी देओल ने जो कदम उठाया वह सही था? क्या यह वही पुल है जो वर्षों से बिछड़े रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है? क्या आने वाले त्योहार, राखी, दिवाली या पारिवारिक समारोह हमें देओल परिवार को एक साथ मुस्कुराते हुए देखने का अवसर देंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। याद रखिए, असली हीरो सिर्फ फिल्म की स्क्रीन पर नहीं होते, बल्कि वे लोग भी होते हैं जो अपने परिवार, रिश्तों और समाज के लिए सच में कदम उठाते हैं। वे वही लोग हैं जो मुश्किल समय में भी अपने कर्तव्य और संवेदनशीलता से निर्णय लेते हैं। सनी देओल ने हमें यह साबित कर दिया कि रिश्तों की असली कीमत कभी पैसे, दौलत या शोहरत में नहीं होती, बल्कि भावनाओं, सम्मान और एकजुटता में होती है। उनके इस कदम ने हमें यह सिखाया कि परिवार और प्यार की ताकत किसी भी विवाद, दूरी या समय की कसौटी पर भी हमेशा खरा उतर सकता है। जहां तक धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, सनी देओल, बॉबी देओल और अन्य पारिवारिक घटनाओं की बात है, इन घटनाओं और पारिवारिक रिश्तों के कई किस्से मीडिया, अफवाहों और सोशल मीडिया पर घूमते रहे हैं। कई बातें, जैसे कि धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, निकाह के दौरान मेहर की राशि या शादी चेन्नई में गुपचुप तरीके से कराई गई, इनका कोई आधिकारिक प्रमाण या पुष्ट स्रोत नहीं मिला है। इसके अलावा सनी देओल और हेमा मालिनी के घर जाने या पारिवारिक मुलाकातों की जो डिटेल्स बताई जाती हैं, उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन सभी जानकारियों को केवल मीडिया रिपोर्ट्स, अफवाहों और सूत्रों के हवाले से प्रस्तुत किया गया है और इन पर पूर्णतः विश्वास करना सही नहीं माना जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है कि हम ऐसे और भी दिलचस्प, रोमांचक और सच्ची कहानियां आपके लिए लाएं। अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इसे शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी और दिलचस्प तथ्यों का हिस्सा बन सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।